अब नेक्स्ट जो हमारे पास जियोग्राफर हैं, हम जर्मन स्कूल ऑफ जियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जियोग्राफर हैं वो है एल्ब्रेक्ट पेंक। तो एल्ब्रेक्ट पेंक जो थे, आल्ब्रेक्ट पेंक जो थे, ये भी एक जर्मन जियोग्राफर हैं और इन्होंने भी जियोग्राफी के विकास में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये एक 20th सेंचुरी के जो हैं वो भूगोलवेता माने जाते हैं और इनका जो मेन जो थे ये एक जियोलॉजिस्ट थे, यानी कि भूगर्भ विज्ञान के अंदर जो है इनकी ट्रेनिंग हुई थी। लेकिन उन्होंने जो है जियोमॉर्फोलॉजी का जो कंसेप्ट था वो इन्होंने दिया था। 1885 से 1906 तक इन्होंने वियना के अंदर जो है एज अ प्रोफेसर इन्होंने काम किया था। वे एडवर्ड स्वेस के भी सहयोगी बने थे, जिसने पूरे विश्व को बृहत भूगर्भिक प्रदेशों के मानचित्र जो है वो तैयार किए थे। एडवर्ड स्पेस ने पूरे विश्व में जो है वो बड़े जो लार्ज साइज के जो भूगर्भिक जो जियोलॉजिस्ट जो रीजन हैं उनके उन्होंने मैप्स तैयार किए थे। तो इस काम में भी ये पेंक जो थे इन्होंने एडवर्ड स्वेस का सहयोग किया था। 1910 के अंदर जो है वो पेंक ने एक हाइपोथेसिस जो है प्रस्तुत की थी। तो उन्होंने बताया कि मौसम विज्ञानी आंकड़ों के अभाव में भू आकारों के अध्ययन की सहायता से भी जलवायु वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी कि अगर हमारे पास मौसम संबंधी किसी भी स्थान का हम जलवायु वर्गीकरण करना चाहते हैं, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं और हमारे पास वहाँ के जो मौसम संबंधी आंकड़े हैं वो नहीं हैं, तो उस स्थान के जो भू आकार है, जो वहाँ पर लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, उनके अध्ययन से भी हम वहाँ का जलवायु वर्गीकरण जो है वो कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है एक उन्होंने ये भी बताया कि तापमान की अधिकता से वाष्पीकरण में वृद्धि होती है। सबसे पहले जो है उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण जो है वो बढ़ता है। तो टेम्परेचर और जो इवेपोरेशन होता है उन दोनों के बीच में पॉजिटिव कॉरिलेशन होता है। तो एक तरह उन्होंने जो है इफ़ेक्टिव रेनफॉल के विषय के अंदर उन्होंने बताया कि इफ़ेक्टिव रेनफॉल क्या होती है कि किसी स्थान की वर्षा और वहाँ पर जो जल बहने का अंतर प्लस वहाँ पर जो वाष्पीकरण होता है उससे जो है वहाँ की इफ़ेक्टिव रेनफॉल जो है वो निकाली जा सकती है। यानी कि वर्षा हुई तो कितना जल जो है वो बह गया प्लस कितना जल जो है वो इवेपोरेट हो गया, तो इससे वहाँ की इफेक्टिव रेनफॉल जो है वो भी ज्ञात की जा सकती है। तो एक तरह से उन्होंने इफेक्टिव रेनफॉल की मात्रा को जो है वो सीधे सीधे टेम्परेचर के साथ जो है इन्होंने जोड़ा है, टेम्परेचर के साथ इन्होंने जोड़ा। और उसके साथ उन्होंने एल्बर्ट पेंक ने जो है वो टोपोग्राफिकल मैप्स का जो विचार था उसको भी इन्होंने प्रस्तुत किया था और उसी के सुझाव का ये नतीजा था कि जो टोपोग्राफिकल मैप्स जो थे वो एक तरह से एक लार्ज स्केल के ऊपर बनने, 1 मील प्रति इंच की जो लार्ज स्केल थी उस पर बनने शुरू हो गए। और इन जो है टोपोग्राफिकल मैप्स के अंदर जो वाटर रिसोर्सेज हैं या जो नेचुरल जो लैंडफॉर्म्स थे, जो वेजिटेशन जो थी, इन सभी को दिखाना जो है वो, इन सभी को शो करना जो है वो शुरू हो गया था। तो ये जो है ये सब आल्ब्रेक्ट पेंक के प्रयासों के फलस्वरूप ही जो है वो हो पाया था। आल्ब्रेक्ट पेंक के अलावा जो है एक जर्मन जियोग्राफर थे कोपेन का नाम आपने पहले भी सुना होगा। ये जो है क्लाइमेटोलॉजी में आपने पढ़ा होगा इनको कि क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के लिए जो है वो ये जाने जाते हैं। तो कोपेन ने पेंक के द्वारा निर्धारित जो रूपरेखा थी उसके आधार पर उन्होंने पूरे विश्व की जलवायु का, क्लाइमेट का उन्होंने अध्ययन किया और 1884 से 1918 के बीच में इन्होंने क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के इन्होंने कई जो है वो प्रयास किए। तो इन्होंने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो है वो कई आधारों पर किया, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, इफेक्टिव रेनफॉल और वेजिटेशन को भी जो है इन्होंने इंक्लूड किया कि उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए जो है टेम्परेचर, इफेक्टिव रेनफॉल, वेजिटेशन संबंधी सभी तरह के डाटाज जो है उन्होंने इकट्ठे किए थे। तो कोपेन ने जो है वो ये बताया था
कि दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर 20 डिग्री व 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में सारा साल आर्द्रता की कमी रहती है। कि जो दोनों गोलार्ध हैं, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर हैं, उन दोनों में ही जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं, पश्चिमी भाग हैं, उनमें 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो है सारा साल वहाँ पर जो है वो मॉइस्चर नहीं पाया जाता, बहुत कम होता है। तो आप देखेंगे कि जो ये दोनों हेमिस्फीयर के अंदर 20 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में लगभग जो है कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट्स के अंदर जो है डेजर्ट पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आर्द्रता की कमी रहती है। और इन्हीं अक्षांशों के अंदर जो 20 से 30 डिग्री अक्षांश में महाद्वीपीयता ग्रस्त क्षेत्र में सर्दी में अधिक ठंडे होते हैं और गर्मी में अधिक गर्म होते हैं। यानी कि इन्हीं क्षेत्रों के अंदर जो बड़े महाद्वीप हैं, उनका जो मध्य भाग है, जिनमें स्थलखंड जो है वो ज़्यादा है, स्थलखंड वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सर्दी में अधिक सर्दी होती है और गर्मी में अधिक गर्मी होती है। इसके विपरीत जो महासागरों के जो समीप जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो है स्थिति ऐसी नहीं होती। कारण यही होता है कि जल जो है वो स्थल की बजाय देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो एक तरह से इन्होंने इन महाद्वीपों और महासागरों के जो क्षेत्र हैं उनके बीच में इन्होंने एक तरह से कंपैरिजन जो है वो अपना प्रस्तुत किया था। उसके बाद एक जो है वो ज्योग्राफर थे, ये ज्योग्राफर थे जेरहार्ड स्कॉट। जेरहार्ड स्कॉट जो थे, इनका भी जो है योगदान रहा था। इन्होंने ज्योग्राफी के अंदर ओशनोग्राफी में जो है इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा। महासागरीय विज्ञान में इन्होंने जो है ओशन रिलीफ, ओशन जो मूवमेंट्स होती हैं ओशन वाटर में, जो गतियां पाई जाती हैं जैसे टाइड्स हैं या ओशन करंट्स हैं, या जो ओशन में जो कमर्शियल रूट्स होते हैं, जो महासागरीय व्यापारिक मार्ग हैं, या जो ओशनिक वाटर का जो या सी वाटर का जो टेम्परेचर है, या वहाँ पर जो सैलिनिटी है, या वाटर का कलर है, तो इस तरह की चीज़ों का जो है इन्होंने अध्ययन किया था। और इनके बेस पर इन्होंने पूरे वर्ल्ड के जो हैं वो एक मैप तैयार किया था इन्होंने, जिसमें इन्होंने विश्व के महासागरीय प्रदेशों को जो है वो दिखाया था, महासागरीय प्रदेशों को दिखाया था। और इसके अलावा कुछ और ज्योग्राफर्स भी रहे हैं, जैसे कि क्रिस्टालर जो थे वो भी एक जर्मन ज्योग्राफर थे, जिन्होंने अपनी सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है वो दी थी, और जिन्हें मुख्य रूप से फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस इस थ्योरी के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसके अलावा वॉन थ्योनेन जो थे, इन्होंने भी अपना जो एक फसल की सघनता विषयक सिद्धांत जो अपना मॉडल जो था वो दिया था वॉन थ्योनेन ने। और 1947 के अंदर जो है जर्मनी में एक जियोग्राफिकल मैगजीन जो थी वो पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था अर्ड कुंडे। और फिर धीरे धीरे जो जर्मन जियोग्राफर्स थे उन्होंने जियोग्राफी के अंदर स्टैटिस्टिकल मेथड्स को जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया, और फिर अलग अलग स्थानों के ऊपर जो है अक्षांश निकालने हो, लैटिट्यूड निकालने हैं, या वहाँ पर सी लेवल से जो है वो हाइट निकालनी है, या दूरी और दिशा की ज्ञात करनी है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो थे वो यूज़ किए जाने लगे थे जर्मनी के अंदर। और धीरे धीरे जो है जर्मनी के अंदर जो कल्चरल डेटर्मिनिज्म है, कल्चरल डेटर्मिनिज्म की विचारधारा जर्मनी में जोर पकड़ गई, और जिसे बाद में सोशल जियोग्राफी जो है वो कहा जाने लगा। फिर 19th और 20th सेंचुरी के अंदर जर्मनी में जो है वो एक कार्टोग्राफी के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ। पहले कुछ वर्षों तक तो जो है वो वॉन साइडो मैप्स का यूज़ किया जाता था। फिर उसके बाद जो पर्थ फिल्म की एटलस जो है, पर्थ फिल्म ने स्टीलर एटलस जो थी उसको पब्लिश किया था। और फिर धीरे धीरे जो है फिजिकल एटलस को भी जो है उसमें पब्लिश किया गया था। तो इस तरह से ज्योग्राफर्स ने जो है वो ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी के विकास में जो है काफ़ी योगदान दिया था, कि चाहे वो पैंक हो या कोपेन है, या जो हमारे जेरहार्ड स्कॉट हैं, या इसके अलावा
जो हमने किए हैं कि फर्डिनेंड वॉन रिchthofen या एल्फ्रेड हैटनर, और एक इसमें जो मेन जो नाम था वो था फ्रेडरिक रेडचेल का। फ्रेडरिक रेडचेल भी जर्मन जियोग्राफर्स थे। फ्रेडरिक रेडचेल के बारे में हम पूरा क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं। तो जब फ्रेंच स्कूल ऑफ जियोग्राफी अगर आपके इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको फ्रेडरिक रेडचेल के बारे में भी बताना है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था जियोग्राफी के अंदर।